जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी यकीनन ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। ठीक है, उन बेचारों के तो अच्छा नहीं गुज़रा होगा कि जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे। लेकिन चलें जिन्होंने लगाए थे उनके स्टॉप लॉस कुछ के हिट हुए, कुछ के नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, यही स्टॉक मार्केट है और ये काम इसी तरह से ही चलता है। कभी जो है वो आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है, कभी आपका लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं, तो स्ट्रैटेजी अच्छी वही होती है जो आपको लॉस को मिनिमाइज़ कर दे और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफ़िट जो है उसको इंक्रीज़ कर दे। सिंपल सी बात है। तो आज जो है वो सूरत-ए-हाल काफ़ी जो है मख़दूश रही। मार्केट में से 680 तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि 1000 पॉइंट्स निकले हैं मार्केट में से। कि मार्केट ने जो हाई लगाया था वो 41,484 का था, लेकिन अगर हम इसको राउंड फ़िगर करके 41,500 कंसीडर कर लें और ये 680 जो सॉरी और जो इ इसका इंडेक्स जो है जहाँ पर क्लोजिंग है वो 40,000 अगर हम 600 कंसीडर कर लें, तो ये लगभग तकरीबन कोई 900 पॉइंट्स बनते हैं। तो 1000 का फट्टा लगा आज मार्केट के अंदर। पुराने ज़माने में लोग जो है 1000 को फट्टा कहा करते थे। तो फट्टा लगा आज मार्केट के अंदर कि सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत ज़्यादा मख़दूश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट आज गिरी क्यों? देखिए, एक तो मार्केट जो है वो सपोर्ट के करीब थी और आपको याद होना चाहिए कि मैं तो काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप काम कर रहे हैं तो बच के रहिएगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हैं तो फिर भी चलें आपकी कोई ना कोई बचत हो जाएगी कि अगर मार्केट गिरती है तो आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा, आप कैश के ऊपर आ जाएँगे, देन आपके पास अपॉर्च्युनिटी होगी कि आप उसमें दोबारा ट्रेड बना सकें। और फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि मैंने इंडेक्स के हवाले से भी एक गुज़ारिश की थी कि डबल स्टॉप लॉस लीजिएगा। अगर इंडेक्स का स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक होता है, टच होता है, तो वहाँ से आपने अपने शेयर के अंदर से भी एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि इंडेक्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर जिस वक़्त मार्केट गिरती है। अपवर्ड मूवमेंट जिस वक़्त मार्केट की बनती है, तो फिर चाहे आपके शेयर के ऊपर उसका असर आए या ना आए, लेकिन जब मार्केट गिरती है, तो आपके शेयर के ऊपर उसका असर ज़रूर आता है। अक्सर दोस्तों ने मुझे मज़ाकन मैसेजेस भी भेजे, जी ये आपने एक नई टर्म जो है वो बता दिया डबल स्टॉप लॉस वाली। तो चलें ठीक है फिर अब जो था सो सबके साथ ही था। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज वॉल्यूम की सूरत-ए-हाल क्या रही। माशाल्लाह से वॉल्यूम आज अच्छे थे। मैं बात ये करने लगा था, आज ज़रा फ़ारग ही हैं क्योंकि कंपनी जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास पोर्टफ़ोलियो में, 7-8 कंपनियाँ हैं, सिर्फ़ उन्हीं का ही एनालिसिस हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो थोड़ा-सा टाइम है, आज थोड़ी गपशप करेंगे कि मैं ये सोच रहा था कि आया कि मार्केट जो है वो आज गिरी क्यों है? कुछ लोग ये उनका ये कहना है कि जी आईएमएफ का जो एजेंडा था उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था और जो उन्होंने कोई कोई इश्यू किया होगा। बात ये है कि पाकिस्तान पहले कौन-सा शामिल था? मार्केट को आज सुबह पता लगा कि जी पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो लिहाज़ा मैं तो इस खबर के ऊपर को बिलीव करने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा अगर हम कुछ और देखें तो वो कहते हैं जी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो लोग जो काम करते हैं उनके जो प्रॉफ़िट्स हैं या कैपिटल गेन टैक्स वग़ैरह जो है, वो उन्होंने नॉन फाइलर के लिए इंक्रीज़ कर दिया है तो फाइलर हो जाएँ। इसमें कौन-सा कोई रॉकेट साइंस है? ये भी बात मेरे मानने में नहीं आती कि जिसकी वज़ह से मार्केट गिरी है। कुछ जो है वो बातें इस हवाले से हो रही हैं कि जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं, उनको मज़ीद बैन किया जाने लगा है। ये बात थोड़ी-सी जो है वो मेरे दिल को लगी है। और तीसरा जो है वो लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि चूँकि ऑयल की जो इम्पोर्ट है, जो हमने की है रशियन ऑयल की, उससे शायद जो है वो हमें कुछ ख़ातिर-ख़्वाह फ़ायदा नहीं हुआ और उसकी वज़ह से मार्केट गिरी है। अब ये बात भी मेरे मानने में नहीं आती, क्योंकि वजह ये है कि जो भी ऑयल या जो कुछ भी इम्पोर्ट किया जाता है, उसकी बाकायदा पहले फ़िज़िबिलिटीज़ बनती हैं, बाकायदा रिपोर्ट्स होती हैं, फिर कहीं जाके फ़ैसले होते हैं कि आपने वो उस चीज़ को बाय करना है या नहीं करना। तो लिहाज़ा ये खबरें जो हैं, ये फ़िलहाल इनमें जान कोई नहीं है, मामला कुछ पसे-पर्दा कुछ और है। वो चाहे कल सामने आ जाए या परसों सामने आ जाए, लेकिन मैं इस हवाले से जो है वो अपनी थोड़ी-सी कम इल्मी कह लीजिए या कम रिसोर्सेज़ कह लीजिए कि मैं अभी तक बहरहाल जितनी भी खबरें मुझ तक पहुँची हैं, मुझे कुछ उनमें जान नज़र नहीं आती। तो हो सकता है कि जो असल खबर हो, जिसकी वज़ह से मार्केट गिरी है, वो मेरे तक ना पहुँची हो, तो उसकी कोशिश करते हैं जी जानने की। तो आज माशाल्लाह से जो टॉप 10 सिंबल्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल में रहा, उसके बाद के इलेक्ट्रिक में रहा। के इलेक्ट्रिक जो है ये ₹1.5 पे आ गया और ये मेरा ख़्याल है कि जाएगा कोई ₹1.38 तक।
अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी के इलेक्ट्रिक के हालात बड़े ख़राब हैं। अब यहाँ पर हमारा इस आगे से सवाल ये बनता है कि इसके हालात अच्छे कब थे? लिहाज़ा ये कहना कि जी ये कंपनी पहले बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी और अब परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो ये भी गलत है। ये तो सदा से जो है वो ऐसे ही हैं। वो वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं, लेकिन ख़ैर चलें, वो फिर कभी देंगे आपको, कि ये सूरत-ए-हाल समझ नहीं लगती। उसके बाद जो है वो टका के लोगों ने जो है वो मामलात ख़राब किए हैं सिनर्जी के। क्योंकि इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो रिफ़ाइनरीज़ हैं, इस पर हम मेरा ख़्याल है कि गाहे-बगाहे बात करते रहे हैं कि ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है और जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो नई पॉलिसी बनाई गई है, उससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरी बात आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हम अपनी गपशप में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख़्तलिफ़ किस्म की बातें जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। आगे चलते हैं फिर टीपीएल प्रॉपर्टीज़ है, अच्छा शेयर है। मैंने उस दिन भी जिस दिन इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था और दीगर मामला थे, मैंने उस दिन कहा था कि भई ये बुरा शेयर नहीं है, ऐसे शेयर्स को चलना चाहिए। पीआईबीटीएल है, इसके हवाले से मसले-मसाइल चल रहे हैं और दोबारा से फिर इनके जो कर्ज़ा जात हैं, उनका मसला ख़राब हो गया। तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा, ये जिनके पास भी हैं माफ़ कीजिएगा, मेरे पास तो नहीं है। आगे चलते हैं जी। बैंक अल्फला है, फिर एसएनजीपी है, एसएनजीपी ठीक रहा अपनी जगह पर। शेल पाकिस्तान है, पॉज़िटिव रहा आज। इसके हवाले से कुछ लोग जो है वो चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि जी इसका पहला टारगेट पता नहीं 180 है या 150 है, दूसरा टारगेट इसका 200 है। भाई मैं इस आर्गुमेंट का बायर नहीं हूँ और मैं एक सच्ची बात ये बताता हूँ कि मेरे कुछ 1-2 दोस्तों के पास था, उनको मैंने कोई एक आध लेवल बता दिया कि भाई यहाँ तक मेरी नज़र में ये जाता है। अब उसको मैं यहाँ पर बयान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके पास जो शेयर है, मुझे क्या पता कि उन्होंने किस शेयर पर किस सर्कमस्टांसेस के तहत उन्होंने शेयर्स के अंदर बाइंग की थी। मेरे साथ आप दोस्तों का इख्तलाफ कायम है अपनी जगह पर पहले दिन से ही। कि जी आप शेयर नहीं बताते और आप लेवल्स नहीं बताते। सर उसकी वजह ये होती है कि एक बंदा एक शेयर को खरीदता है डे ट्रेड के पर्पज़ से, दूसरा खरीदता है उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तीसरे के ज़हन में होता है कि मैंने इसमें शॉर्ट सेल करना है। तो पता नहीं कि अगला बंदा किस नेचर की ट्रेड बनाना चाह रहा है। तो हमने एक ओवरव्यू दे देना होता है, वो हम दे देते हैं मार्केट का। आगे आप जानें और अपना काम जानें। स्पेसिफिक रहेंगे तो बचेंगे मार्केट के अंदर। अगर जनरल ओवरव्यू के ऊपर आप ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे या सुनी-सुनाई बातों के ऊपर कि एक बंदा अगर ये किसी दिन मेरा दिल करता है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस का भी जो है ना वो यहाँ पर एनालिसिस करूँ, लेकिन फिर दोस्त बड़े नाराज़ हो जाएँगे। मैं सिर्फ़ इतना कहता चलूँ कि अक्सर औक़ात जो है ना, वो मैंने उस दिन भी बयान किया था कि जो बंदा जिस एनालिसिस की बुनियाद पर काम कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। अगर वो सिर्फ़ फंडामेंटल की बुनियाद पर ही काम करता है, वो भी ठीक है। अगर वो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल पर काम कर रहा है, वो भी ठीक है। अगर कोई मूविंग एवरेज पर काम कर रहा है, वो भी ठीक है। सिर्फ़ देखना ये है कि क्या वो उसकी ट्रेड्स जो हैं, वो सक्सेसफुल हो रही हैं। अगर सक्सेस है, तो ठीक है, अगर नहीं है, तो नहीं ठीक। लेकिन हमारे दोस्त अहबाब हम मेरे जैसा आम आदमी या जो आप दोस्त अहबाब हैं, जिस वक़्त आप देखते हैं कि यार उसने तो ये कहा ये बाय की कॉल जनरेट हो गई है, साथ में ज़रा ये भी देखा करें कि सेटिंग आप चेंज करें, आज ज़रा कर लीजिएगा। आप आरएसआई पे काम करते हैं, आप मैकडी पे करते हैं, आप किसी पे भी करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करें, तो जो आपकी जो बाय की कॉल है या सेल की कॉल है वो चेंज हो जाएगी। तजुर्बा कीजिएगा ज़रा। लिहाज़ा हर बंदे ने सेटिंग अपनी अपने तरीके से की होती है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो किसी एक मखसूस इंडिकेटर को फ़ॉलो करते हैं, ये बात दुरुस्त है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके वो अगर आपके हाथ लग जाए तो फिर ठीक है, फिर सूरत-ए-हाल बहुत ज़बरदस्त चलती है। खैर आगे चलते हैं जी। फिर है जी बैंक अल्फ़ला, बैंकिंग सेक्टर का है, एसएनजीपी की बात हो गई, शेल की हो गई, हबीब बैंक की हो गई। अच्छी बात है जी, जिनके पास है वो एन्जॉय करें। पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, हमने तो आज इसमें से ले लिया था एग्ज़िट, हमारे पास तो नहीं है अभी ये। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या सूरत-ए-हाल रही। हाँ, यार सर्किट ब्रेकर से पहले कोलगेट पाल्मोलिव के हवाले से मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज फिर भेज दिया था। मैंने कहा था यार मैंने वीडियो में बता दिया था कि मैं तो ₹1300 का जो है इंतज़ार में हूँ। तो 1300 तो मेरा ख़्याल है वो पहुँच गया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है। रखना रखें, बेचना बेचें, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्या करना है? आई हैव नो आइडिया। मैं ज़रा देख ही लूँ कि 1300 तक पहुँच गया कि नहीं। पहुँच गया ना सर जी, 1287 हो गया, ₹76 की आज इसकी जो है वो एडिशन था इसका, बल्कि ये ₹1300 का हाई लगा के आया है सर जी, तो बात खत्म होगी ना फिर। जो टारगेट था वो आपका पूरा हो गया।
अब टारगेट की अचीव होने के बाद आपने क्या डिसीजन करना है, ये आप अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक करेंगे। चलें, चलते हैं आगे। चूँकि जब किसी शेयर का नाम मुँह से निकल जाए तो फिर उसको पूरा लेकर चलना चाहिए ना, चाहे वो आपका एनालिसिस गलत ही क्यों ना हो जाए, तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। माशाल्लाह से आज जो है वो 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं। हसीब वकास फिर हो गया एक बार, चलें, जिनके पास है वो यशी करें। मैंने ज़िंदगी में कभी इस शेयर में ट्रेड नहीं किया। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं। पीआईसीटी एक बार फिर लोअर कैप पे चला गया है। अच्छा, पीआईसीटी के हवाले से अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि यूएई की जो कंपनी है, वो इसमें इंटरेस्टेड है कि ये कुछ हैंडओवर करने जा रहे हैं। अब ये क्यों, कब होता है, कैसे होता है, अभी इसकी तफ़सीलात आना बाकी हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी उस बात को रिपीट करूँगा कि देखिए, एक खबर आई, मैंने पढ़ी, मैंने उसको एनालाइज़ किया, मेरे दिल को नहीं लगी। ठीक है ना? या समझ लें मेरी समझ में नहीं आई बेसिकली। ऐसा कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि मैंने एक खबर पढ़ी और उसमें से अपॉर्च्युनिटी मुझे नज़र नहीं आई मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर। लिहाज़ा मैंने ट्रेड नहीं ली। मैं आराम से बैठा रहा हूँ, नहीं यार मेरी समझ में नहीं आया। अक्ल छोटी है ना बेसिकली मेरी। तो जो अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने वो खबर देखी भी और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो ये बेसिकली जब खबरें भी आती हैं, तो उनको भी आपने एनालाइज़ करके देखना होता है, सोचना होता है कि यार क्या ये कुछ ये जो है वो आपके जो बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर पूरी तरह, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बनाया हुआ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो। कोई बात नहीं, छोटा-मोटा जैसा भी आपने कोई स्टैंडर्ड बना रखा है, उसके ऊपर उसको परखें ज़रूर। पूरी उतरे तो आप काम करें, नहीं उतरती तो ना करें। लेकिन खबर बहरहाल इसकी आ गई है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि सूरत-ए-हाल किस-किस सेक्टर में से कितने-कितने पॉइंट्स निकले हैं। सेक्टर वाइज़ बात करें तो केमिकल सेक्टर कोलगेट की वजह से आज भी महफूज़ रहा, सिर्फ़ कोलगेट ओनली। ऑयल एंड गैस में से सबसे ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हुए, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है। हालाँकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, आप भी सारे दोस्त नहीं हैं, मैसेजेज़ आ जाते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात जो है वो कुछ मैसेजेज़ रह जाते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता। तो मैंने रात को जो है वो मैंने वैसे ही मोबाइल पकड़ा तो मैं देख रहा था, तो एक मैसेज जो है वो आया हुआ था किसी का और उन्होंने लिखा हुआ था कि ये पीपीएल और ओजीडीसीएल बाय कर लेना। मैं कहा जी चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी और फिर देखते हैं कि और मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल रही। टेक्नोलॉजी सेक्टर में से 100 पॉइंट्स निकले हैं, कमर्शियल बैंक्स में से भी 100 ही निकले हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो मज़ीद नीचे चला गया है, फिर पावर जनरेशन मेरा पसंदीदा सेक्टर है और इसमें से 2-3 शेयर्स के ऊपर मेरी नज़र है, वो नीचे जाएँगे तो हम उसको ज़रूर बाय करेंगे। आगे चलते हैं जी। वो क्यों बाय करेंगे? इसलिए कि हुकूमत उल्टी हो या सीधी हो, कुछ भी कर ले, इसको सर्कुलर डेट खत्म करना होगा। खत्म नहीं करेंगे तो कम से कम ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग स्पेस बनानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और वैसे भी इसमें जो ख़ास तौर पर निशात की कंपनियाँ हैं उनके पास तो पैसे ही बड़े हैं। तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ना, इंशाल्लाह। और वो वैसे भी बेचारे छोटे-छोटे से शेयर हैं, ₹12 का, ₹15 का, ₹13 का, ₹16 का। तो इतने शेयर्स के साथ तो हम वैसे ही जो है वो थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग थिंग। आखिर में जी डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को और कैंडल में डिस्कस करने से पहले मैंने जो स्टॉप लॉस आपको दिया था, एक ज़ोन का दिया था और वो ये था कि 41,000 से लेकर, और आपको याद होना चाहिए मैं 41 की जगह पर 40 लिख गया था आज से 2 दिन पहले और फिर मैंने माज़रत भी की थी आपने, पता नहीं अब वो आपने कबूल की कि नहीं, कि 41,000 से लेकर 41,200 का लेवल था। ठीक है जी, ये ज़ोन था और मैंने साथ में गुज़ारिश भी की थी कि जो आपका इंडेक्स है इसका भी स्टॉप लॉस लगाइएगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी बंदे ने 41,200 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो आज तो मार्केट गई ना फिर 40,600 पे। चलें 41,200 को छोड़ दें जी, आपने 41,000 का जो था वो लगाया हुआ था। अब हम मैं भी इतना सियाना ना बनूँ, साबित करने के लिए कि जी मेरी बात बड़ी सच हुई है। ये होता है ना बाज़ का कि हम अपनी बात को सही सही साबित करने के लिए ना अपना ही लेवल उलट देते हैं। जो अपनी बात की होती है ना मतलब 41,000 से 41,200 का लेवल दिया है ना, तो अपनी बात में ज़रा वज़न पैदा करने के लिए ना वीडियो के अंदर जो है वो 41,200 का ज़िक्र कर देंगे, कि मैंने कहा था ना 41,200 टूटा तो ये हो जाएगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है यार, लेवल लेवल है। थोड़ा-सा ईमानदारी से काम करना चाहिए बंदे को। तो बेसिकली जो लेवल था वो 41,200 से 41,000 का था, ठीक है ना? तो ये तो ज़ोन हो गया ना।
तो इस ज़ोन में से जो निचला लेवल था वो तो फिर 41 का ही बनता है ना। तो चले अगर हम 41,000 को भी ये समझ लें कि हमने इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो फिर भी अगर किसी बंदे ने उस स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद एग्ज़िट लिया है, तो उसकी तो फिर भी 400 पॉइंट्स की जान छूट गई ना कि 400 की पॉइंट्स की मंदी जो है, उससे वो बच गया। तो यही होता है बस, और कुछ नहीं होता एनालिसिस में। आपने बेसिकली बचाव ही करना होता है जिस वक़्त मार्केट गिरती हो। आप कितना बचाव कर जाएँगे, उतना आपका एनालिसिस अच्छा है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो मार्केट कहाँ जाएगी, इस हवाले से बहुत सारे मुतज़ाद जो हैं वो बातें हो रही हैं। कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मेरी जो राय है वो सीधी-सीधी सी 40,000 की है, जो पिछले दिनों गलती से लिखा गया था कि 40,000 जो है वो अब मार्केट को लगाना चाहिए और वहाँ पर जाके मार्केट को रुकना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट वहाँ पे नहीं रुकती, तो फिर हम इंतज़ार करेंगे। यानी कि अब आपकी जो नेक्स्ट बाय की लेवल है, जो आपने कैलकुलेट करना है, उसको आप 40,000 की बुनियाद पर कीजिएगा कि अगर मार्केट 40 पर जाती है, तो जिस शेयर के अंदर आपकी दिलचस्पी है, उसकी मुमकिना तौर पर प्राइस क्या हो सकती है। बात समझ में आ गई है? अब चले मैं इसके ऊपर भी थोड़ा-सा इसको मज़ीद आसान करने की कोशिश करता हूँ। समझाना क्या है, सिर्फ़ मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आपका एक शेयर है ए। अब वो उसकी प्राइस थी ₹10 और अब आपका ये ख़्याल है कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बनती है ₹7.70, राइट? और इंडेक्स की सपोर्ट आपकी नज़र में बनती है 40,000। अब करना क्या है? जो लेवल पहले अचीव हो जाए, उसको आपने 10 टू 20% एग्जीक्यूट कर देना है। दिस इज द स्ट्रेटेजी कि अगर मार्केट जो है वो पहले 40,000 पे चली जाती है, तो फिर भी आप बाय कर लीजिएगा। समझ आ गई बात की? चाहे उस वक्त वो शेयर जो है वो 7.70 की बजाय ₹8.10 पे खड़ा हो, डजंट मैटर, टेक अ रिस्क। दिस इज द स्ट्रेटेजी। और उसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका ये रिकमेंडेड लेवल होगा। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? मैं समझा ही नहीं रहा तो समझ में कैसे आएगी, क्योंकि मुझे समझाना ही नहीं आता। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि पहला लेवल आपने डिसाइड किया इंडेक्स का, दूसरा लेवल आपने डिसाइड किया शेयर का, या पहला वो कर लिया दूसरा ये कर लिया, कोई भी कर लें आप। जो लेवल पहले अचीव हो जाए, अब फर्ज कीजिए कि ये 40,000 पर इंडेक्स पहले पहुंच जाता है, लेकिन आपका शेयर आपके रिकमेंडेड लेवल पर नहीं पहुंचता, कोई बात नहीं। उसकी उस प्राइस के ऊपर आप उसको बाय कर लें, जो आपका आपका एनालिसिस किया हुआ लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड देन टेक अ ट्रेड विद 10 टू 20%। ठीक हो गया? लेकिन अगर इसके उलट हो जाता है और इंडेक्स जो है वो 40 तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपका शेयर जो है वो 10 से 7.70 पे चला जाता है, क्या करना है? कोई बात नहीं, 10 से 20% बाय कर लीजिएगा। देन वेट कीजिएगा कि क्या ये दोनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। अगर दोनों जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं कि ये भी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल पर जाकर रुक गया और उससे मजीद नीचे नहीं जा रहा, और ये भी जो है ये अपनी उस सपोर्ट 40,000 पर पहले बाद में पहुंच गया, और फिर दोनों जो है ये भी अपने लेवल पर पहुंच गया, ये भी अपने लेवल पर पहुंच गया, गो के बाद में पहुंचा, फिर देखना यह है कि इंडेक्स और आपका शेयर जो है ये क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो पहले आपने 10 से 20% बाय किया हुआ है उसमें 10 से 20% का एडिशन कर लीजिएगा। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो देन यू हैव टू वेट। जब तक ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपनी जो क्वांटिटी है उसको, बाय की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। शायद मैं कुछ ज्यादा वो क्या कहते हैं मिक्स कर गया हूँ चीजें, माजरत। क्योंकि यार ये जो एनालिसिस की बातें होती हैं ना, ये बाज़ औक़ात जो है ना बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं। तो बहरहाल आज फिर इसको यहीं पे रोक देते हैं कि जितना मैंने बयान कर दिया है, तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर बात कर लेंगे थोड़ी-सी। आखिर में सिर्फ़ एक बात का ज़िक्र करता चलूँ कि कुछ दोस्तों की तरफ से मुझे मैसेजेज़ आ रहे थे कल संडे वाले दिन कि जी वो हमें जॉइन करना चाह रहे हैं। सर नहीं, माज़रत के साथ अब आप यकम तारीख का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह यकम तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन खुली होती है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, पूरा महीना फिर देखी जाएगी जो भी होगा। ये ड्यूरिंग द मंथ जो है ना वो हम क्लाइंट्स नहीं लेते। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।